हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 20। फाइनली हम 20 लेक्चर के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं। कछुए खरगोश की चाल नहीं चल रही, कछुए की चाल चल रहे हैं, पर देखिए लास्ट में कछुआ ही जीतता है। राइट। तो 20th लेक्चर हो गया। ऐसे हम 100 प्लस लेक्चर्स आपको करंट अफेयर्स के देंगे देंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो 20th लेक्चर के अंदर आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो भी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग गांठ बांध लीजिए, दिस सीरीज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट कुछ कोर्सेज हैं जो हमने लॉन्च करे हैं। ठीक है, दे आर पेड कोर्सेज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक नया इकोनॉमिक्स का कोर्स हमने लॉन्च करा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, क्योंकि इसके अंदर हमने सब कुछ जो आपको चाहिए होता है, जो एक एस्पिरेंट को चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत इसके अंदर रिसर्च वर्क कर रहा है। इसके अंदर कंप्लीट कवरेज सिलेबस का हो रहा है। डेली टेस्ट हम यहाँ पर लेते हैं आपके। डेली टेस्ट सोच कर देखिए, 5 से 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के हम आपको डेली दे रहे हैं। ठीक है, जब मेंस का पोर्शन स्टार्ट होगा तो मेंस के टेस्ट हम आपको डेली डेली के टेस्ट देंगे। और वो क्वेश्चंस एक तरह से एक लेवल ऊपर रहते हैं यूपीएससी के। राइट। इसी के साथ साथ स्पेशल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, स्पेशल मेंस टेस्ट सीरीज विल बी देयर। जो आपके नोट्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन्स जो होती हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 5 साल का इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हम देख रहे हैं क्या क्या चीजें गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजें ऐसी चीज निकाली जो हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे आंसर्स के अंदर। वो सब चीजें हम इसके अंदर रिसर्च करके कंप्लीटली आपको पढ़ा रहे हैं। ये तो कोर्स कोर्स आपको मस्ट कोर्स लेना ही लेना है। ये एक बार कोर्स लेकर देखिए, आपको सारे कोर्स हमारे लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ एथिक्स का कोर्स है। इसके अंदर भी चैप्टर जो जीएस पेपर 4 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ वीकली टेस्ट है, कुछ फुल लेंथ टेस्ट है इसके अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है, फ्री। इसके अंदर फ्री रिवीजन क्लासेस भी है इसमें, इस कोर्स के अंदर। ठीक है, कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, उसके बाद मेंस के बीच में जो टाइम मिलता है उसके अंदर रिवीजन हम आपको कराएंगे। राइट। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर सेपरेट क्लासेस रहेंगी केस स्टडीज की, तो केस स्टडीज को कैसे डील करना चाहिए वो सब चीजें हम इसके अंदर आपको बताएंगे। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर मॉड्यूलर कोर्स है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्पफुल फॉर यू। इसके अंदर हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से निकाला है, पर इसके अंदर 200 प्लस मार्क्स का हम कुछ अच्छा इसके अंदर कवर कर रहे हैं। राइट। और इसके बाद हम देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी का कोर्स है, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर यू। राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सारे कोर्सेज आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज करप्शन इंडेक्स। करप्शन इंडेक्स में भाई साहब अभी भारत की बहुत बढ़िया रैंक आई है। ठीक है, कितनी रैंक आई? 93 रैंक। 180 नेशंस में हमारा 93 नंबर आया है। बहुत ही ज्यादा एक तरह से शर्मनाक बात है कि हम करप्शन के अंदर अभी तक करप्शन हम नहीं हटा पाए। इतनी आजादी को इतने साल हो गए, पर करप्शन अभी भी दीमक की तरह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को खाया जा रहा है। क्या इस करप्शन के रीजंस है? क्यों भारत के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन है? और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो कोई करप्शन फ्री एग्जाम नहीं है। ठीक है, वो जो पोस्ट आपको मिलेगी सिविल सर्विसेज के अंदर, उसके अंदर क्यों ज्यादा करप्शन है, ये मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, वो आप देख लेना। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव। उसके अंदर जो भी सेकंड एआरसी के अंदर कॉज बताए गए हैं, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च कमीशन, उसके लिए उसके जो कॉज है वो सारे के सारे उसके अंदर लिख रखे हैं। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर सर्च करोगे। ठीक है, करप्शन के कॉजेस क्या क्या हैं, ठीक है, वो आपको, और करप्शन को कैसे इरेडिकेट करें इसके लिए भी एक तरह से नया वीडियो हमने बनाया है। राइट, उसको देख लीजिएगा आप। राइट। चलो अभी हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। देखिए 2023 की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकाला गया है। ठीक है, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा निकाला जाता है कि करप्शन का किस तरह का करप्शन है, किस कंट्री के अंदर कितना करप्शन है, उसकी बात जो है वो किसके द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये निकाला जाता है। राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिसेंटली 2023 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 हैज बीन रिलीज्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, showing that most countries have made little to no progress in tackling public sector corruption। पब्लिक सेक्टर में जो करप्शन है उसके अंदर ज्यादा कुछ इफर्ट्स मारे नहीं गए हैं कंट्रीज के द्वारा, और जो पिछली साल था नंबर वही अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर भी नंबर रहा है। भारत का हम देखें तो भारत के अंदर यहाँ पर स्कोर जो है दैट इज 39, ओवरऑल स्कोर 39 है। इसके अंदर स्कोर दिया जाता है, इसके अंदर 0 से 100 तक का स्कोर दिया जा रहा है। 100 मतलब कि बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही मस्त, मतलब जीरो करप्शन। राइट। और जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब बहुत ही ज्यादा करप्शन, उल्टा चल रहा है यहाँ पर। बहुत ज्यादा करप्शन, मैक्सिमम करप्शन, जीरो का मतलब। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। भारत का 39 नंबर है, तो ज्यादा हमको खुश होने की जरूरत नहीं है, 39 ही स्कोर आया हमारा।
हमारा स्कोर जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा अच्छा है, मतलब उतना लेस करप्शन है। हमारा स्कोर कम आया भाई, 50 से कम आया हमारा स्कोर, इसका मतलब हमारे अंदर बहुत अच्छे से करप्शन घुस घुस के अंदर तक घुसा हुआ है, राइट, नसों के अंदर हमारे करप्शन घुसा हुआ है। आप इसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी का भी 100 तो आया ही नहीं नंबर। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 तो किसी के मार्क्स ही नहीं है ना। जो मैक्सिमम जो मार्क्स आए दैट इज 90। तो आप यहाँ पर देखो कि 0 से 100 तक का स्केल होता है। ठीक है, 100 मतलब वेरी क्लीन, 0 मतलब हाईली करप्ट। किसी का भी पहला रैंक जिसका है उसका डेनमार्क नाम है, डेनमार्क का भी 90 ही स्कोर है, 100 तो इसका भी नहीं आया साहब। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर ओवर 2/3 ऑफ द कंट्रीज स्कोर्स बिलो 50। ठीक है, 2/3 कंट्रीज ने बिलो 50 स्कोर करा है। समझ में आ रहा है? Which strongly indicates that they have serious corruption problems. The global average is stuck at 43। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्लोबल एवरेज 43 है इसके अंदर। The vast majority of countries have made no progress or decline in the last decade, which what is more, 23 countries fell to their lowest score to date this year। 23 ऐसी कंट्री जो आज तक की सबसे कम उनका स्कोर यहाँ पर रहा है। I hope this is clear to everyone. So this is Transparency International report that you can quote in the examination also। ठीक है, और प्रीलिम्स के अंदर तो पूछा जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी और भी ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसके अंदर लिखा गया है, करप्शन विल कंटिन्यू टू थ्राइव अंटिल जस्टिस सिस्टम कैन पनिश रॉन्ग डूइंग्स एंड कीप गवर्नमेंट इन द चेक। करप्शन तो रहेगा ही भाई, जो जो गिल्टी होता है, जो अक्यूज होता है, उसको तो गवर्नमेंट बिल्कुल आराम से, आप देखेंगे जस्टिस सिस्टम इतना डिलेड है, वो मर जाएगा पर उस पर केस प्रूफ नहीं होगा। When justice is bought or politically interfered with, it is the people that suffer। लीडर शुड फुल्ली इन्वेस्ट। इस तरह से यहाँ के जो चेयरपर्सन ने कहा, ये मैंने इसलिए लिख दिया, ये प्रीलिम्स में काम नहीं आना है, मेंस के अंदर आप इसके अंदर डाल सकते हैं ये पॉइंट। ठीक है, कि जैसा चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ मान लो, जो कि करप्शन के ऊपर इंडेक्स निकाल रही है, दैट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। उसके अंदर 2023 के अंदर हमारा जो स्कोर हुआ है काफी कम है। हमारा स्कोर जो है दैट इज 39 है, आउट ऑफ 100 हमको 39 नंबर मिले हैं। ठीक है, डेनमार्क है जो फर्स्ट नंबर पे है, पर उसका भी स्कोर 90 है। 100 आउट ऑफ 100 तो कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो इंडिया रैंक 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज के अंदर से हमारा जो ये है रैंकिंग है, वो कितना है, 93 रैंकिंग है हमारा। ठीक है, तो 39 का उल्टा करोगे 93। इंडिया की रैंक जो 2022 के अंदर थी वो 85 थी, देखो 85 थी, अब हमारी रैंक और भी पीछे चली गई, 93rd रैंक हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है भाई, बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है। 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। इंडिया की रैंक 2022 के अंदर 85 थी। तो पिछले साल से हम कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है करप्शन, आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट, कि ज्यादा हुआ है करप्शन, है ना, रैंक हमारी पीछे चली गई। आप यहाँ पर देखो, ये स्कोर हमारा 36 से 39 के बीच में ही रहता है, 36 से 41 के बीच में। इस तरह से आप देखेंगे का 2012 से स्कोर देखो, 36 था पहले, फिर 38 हुआ, 38, 40, 41, 40। तो आप देख रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट चेंज भी हुई ना, 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई कि मोदी जी आ जाएंगे तो करप्शन चला जाएगा। भाई करप्शन नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके कॉजेज समझो पहले, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन, कहाँ से समझे, एक वीडियो बनाया सेपरेट, वो देख लेना करप्शन के ऊपर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब चलो भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तुम कौन हो भाई, तुम कहीं इस तरह से लोगों को जज कर रहे हो? ठीक है, तो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जैसे मैंने आपको बताया 1993 के अंदर बनी है, बेस्ड इन द बर्लिन जर्मनी। इट इज नॉन प्रॉफिट, पर्पस इज टू टेक एक्शन ऑन द कॉम्बैट टू कॉम्बैट ग्लोबल करप्शन। ग्लोबल करप्शन को कॉम्बैट करा जाए विद द सिविल सोसाइटियल एंटी करप्शन मेजर्स एंड टू प्रिवेंट द क्रिमिनल एक्टिविटीज। मतलब करप्शन को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। ठीक है, इट मोस्ट No, its most notable publication includes Global Corruption Barometer and Corruption Perception Index। ये इस तरह से निकालते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक हम इसके अंदर पढ़ते हैं, 7 न्यू वॉकिंग लीफ इंसेक्ट स्पीसीज डिस्कवर्ड। ये देखो, ये क्या है, ये सर पत्ती है, पत्ती को आपने डिजाइन में काट रखा है, हमें सब पता है भाई, ये पत्ती नहीं है। तो क्या है ये है कीड़ा। ठीक है, ये एक स्पीसीज है, इंसेक्ट है ये। है सर, हमको तो नहीं समझ में आ रहा, इस इंसेक्ट को हम वॉकिंग लीव्स बोलते हैं। वॉकिंग लीफ, हाँ, मतलब चलता है तो ऐसे चल लगता है कि इसको क्या है, ये एक तरह से लीव जो है चल रही है, एक पत्ती चल रही है, देखो, देख रहे हो यहाँ पर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर सबको दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कीड़ा है, ये कीड़ा चल रहा है। लो अब देख लो, चल भाई कीड़े, ये देखो ये चल रहा है कीड़ा, राइट। तो ये ऐसे लग रहा है लीव चल रही है। दे आर यूजुअली ग्रीन इंसेक्ट, ग्रीन इंसेक्ट है, एंड आर नोन फॉर देयर लीफ लाइफ
अपीयरेंस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अगर हम देखें इसका, आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन अक्रॉस द मेनलैंड साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया टू पपुआ न्यू गिनिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट पैसिफिक। मतलब आप देखेंगे कि वो इंडियन ओशंस के जो आइलैंड है ना, उनके अंदर ये मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो क्यों अभी है कि एन इंटरनेशनल रिसर्च टीम हैज डिस्कवर्ड 7 प्रीवियसली अननोन स्पीसीज ऑफ द लीफ इंसेक्ट, कि लीफ इंसेक्ट की कुछ स्पीसीज थी, ठीक है, जो पहले से थी पर हमको अभी तक दिखी नहीं थी, अब दिख गई है। तो दैट्स व्हाई वॉकिंग लीव्स इज इन द न्यूज, वॉकिंग लीव्स जो है वो न्यूज के अंदर हो गया। अब इसके अंदर कुछ कुछ फीचर्स हैं, जैसे मेल्स जो है वो एक तरह से, अब आप देखते हैं कि जनरली जो मेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, ठीक है, फीमेल से, पर यहाँ पे उल्टा है, मेल टेंड टू बी स्मॉलर देन द फीमेल, ठीक है ना। दे आर लार्जली नॉक्टर्नल, ठीक है, रिजल्टिंग इन रिलेटिव लैक ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग द डे, ठीक है, रात को एक्टिव होते हैं हमारी तरह, ठीक है। दैट मेक्स लोकेटिंग देम क्वाइट डिफिकल्ट। हमारी तरह से बोल रहा हूँ, देख लो अभी 11 बज रहे हैं रात के। देख रहे हैं, देख रहे हैं, 11 बज रहे हैं, 11 बजे आपको रिकॉर्ड करके दे रहा है मुझे, राइट, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ी इज्जत कर लो, 11 बजे रात को रिकॉर्ड हो रहा है ये, है ना। तो इसकी इज्जत कर लो थोड़ी सी, इसको देखो और इसके नोट्स बना लो, ठीक है। अब शेयर वेयर करने को तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, मैं अब कर रहा हूँ निष्काम कर्म, ठीक है, फल की चिंता करना ही है, ठीक है। तुम लोगों से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी है, राइट। अब बस तुम देखो और मस्ती से अपना सिलेक्शन करो, ठीक है। कोई भी वीडियो के अंदर आज के बाद, मतलब मैं पहले से भी रुक गया हूँ, ठीक है, कभी आपसे नहीं बोला जाएगा आप शेयर करो, इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो मत करो, वो भी बढ़िया, नहीं करो तो और भी बढ़िया। पर आप पढ़ाई जरूर करो, पढ़ाई के लिए मैं हमेशा बोलूंगा कि भाई पढ़ना है आपको, और लग कर पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका बस ये आप हमको दे दो, ये तो कर सकते हो, ये तो तुम्हारे भले के लिए है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो तुम, पढ़ो आराम से, टूट कर पढ़ लो, वही बहुत है, राइट। दे आर ऑल्सो नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल है रिजल्टिंग इन ए रिलेटिवली लैक ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग द डे, दैट मेक्स लोकेटिंग देम क्वाइट डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड, है ना, लोकेट करना इनको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है साहब, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट इज एनर्जी चार्टर ट्रीटी। एनर्जी चार्टर ट्रीटी जो है वो क्या है, ये एनर्जी चार्टर ट्रीटी है ना, बहुत पुरानी ट्रीटी है, और इसको एक तरह से आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ट्रीटी को, है ना। अभी क्या है, यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि भाई साहब ये हो गई आउटडेटेड ट्रीटी, और ये जो ट्रीटी है ना फॉसिल फ्यूल फ्रेंडली ट्रीटी है, मतलब ये तो फॉसिल फ्यूल को ज्यादा प्रमोट कर रही है ट्रीटी, है ना। तो इसको हम एनर्जी चार्टर ट्रीटी को हम कह रहे हैं टाटा बाय बाय, ऐसा इन्होंने बात करी है। तो एनर्जी चार्टर ट्रीटी है क्या, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो देखो, ये इसकी वेबसाइट पे हम गए, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा कि भाई ये कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है ये ट्रीटी। तो देखो, एनर्जी चार्टर ट्रीटी प्रोवाइड्स ए मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी कॉपरेशन, कि आपस के अंदर आप एनर्जी का कॉपरेशन करो, दैट इज यूनिक अंडर द इंटरनेशनल लॉ, इट इज डिजाइन टू प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द ऑपरेशन ऑफ मोर ओपन एंड कॉम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट, ज्यादा से ज्यादा ओपन मार्केट रहे, कॉम्पिटिटिव रहे एनर्जी मार्केट, विद while respecting the principle of sustainable development and sovereignty over the energy resources. आई होप दिस इज क्लियर। 1994 के अंदर ये करा। अब 1994 के अंदर लोगों के पास कोई ऐसा तो नहीं है सोलर एनर्जी है, ठीक है, तब तो फॉसिल फ्यूल को यूज करें, तो फॉसिल फ्यूल को यूज करने के लिए, अब देखो जैसे एक कंट्री ए वो कह रहा है कि भाई हम है ना अपने फॉसिल फ्यूल्स को, दूसरे के फॉसिल फ्यूल्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम अपनी कोई जनरेशन बनाएंगे, ठीक है, हम अपनी कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज करेंगे। तो इसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब आप तो करो, यूज करो, आपस में कॉपरेशन करो, ऐसा नहीं कि भाई हम इसका नहीं करेंगे हम उसका नहीं करेंगे। तो इस तरह से कॉपरेशन बढ़ाओ आपस के अंदर, राइट। तो एक तरह से क्या है, आप अभी तक यही समझो कि मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपस के अंदर एनर्जी कॉपरेशन बढ़ा रहा है, कि तू मेरी एनर्जी ले ले मैं तेरी एनर्जी ले लूं, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो यहां पर देखो, इट इज प्रोवाइडेड मल्टी फ्रेमवर्क फॉर द एनर्जी कॉर्पोरेशन दैट इज यूनिक अंडर द इंटरनेशनल लॉ। इट एंटर्ड इनटू द लीगल फोर्स इन अप्रैल 1998, अप्रैल 1998 के अंदर ये लीगल फोर्स के अंदर लीगली ये फोर्सेबल हुआ। इट इज डिजाइन टू प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू द ऑपरेशन ऑफ मोर ओपन एंड कॉम्पिटिटिव एनर्जी मार्केट, कि एनर्जी मार्केट शुड बी ओपन एंड मोर कॉम्पिटिटिव व्हाइल रेस्पेक्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोवरेंटी ओवर द एनर्जी रिसोर्सेज। करंटली 53 सिग्नेटरी है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टनर ऑफ द ट्रीटी। अब ये कैसा है देखो, इसके अंदर और थोड़ा सा अब अपन उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूज के अंदर आ गया और यूपीएससी भी थोड़ा घुस घुस के इसके अंदर करता है। तो थोड़ा हमने रिसर्च करा इसके बारे में कि यार ये कैसा है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्यों नहीं है। तो देखो, इसका एक प्रोविजन है, ईसीटी इंक्लूड्स इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, कि इन्वेस्टर, जैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मान लीजिए अमेरिका के अंदर, तो उसके स्टेट के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है, स्टेट वाला बोलेगा साहब हमारे को मत दो, तुम अपना एनर्जी अपने पास रखो। तो उसके अंदर किस तरह से उनके डिस्प्यूट जो होगा, इन्वेस्टर और स्टेट के डिस्प्यूट का
सेटलमेंट का एक मैकेनिज्म इसके अंदर है। अगर मान लो अमेरिका ने ये ट्रीटी साइन कर रखी है तो वो सेटल इंटर इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर वो आ जाएगा। दैट अलाउ इन्वेस्टर, जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करता है टू शू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को शू करने के लिए फॉर एलिस्ट ब्रीच ऑफ द ट्रीटीज इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन प्रोविजन, की जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन प्रोविजन इस ट्रीटी के अंदर दे रखे हैं उसको तुम क्या कर रहे हो, उसको ब्रीच कर रहे हो। इस तरह से गवर्नमेंट को हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को शू कर सकते हैं, राइट। क्रिटिसिज्म, क्रिटिक्स ऐसे कहते हैं कि गवर्नमेंट मान लो एनवायरमेंटल पॉलिसी बना रही है, क्लाइमेट रेगुलेशन बना रही है, बोल रही है कि CO2 इमिशन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और फिर इन्वेस्टर कह रहा है कि देखो, इन्वेस्टर उसको शू कर सकता है फिर उस गवर्नमेंट को, देखो भाई ये क्या कर रहा है, एक तरह से एनर्जी कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। सेकंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन क्या है, देखो ECT जो है, एनर्जी चार्टर ट्रीटी जो है, ये गारंटी करती है कि इन्वेस्टर्स को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एक्सप्लोरेशन और नेशनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, की कोई भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि कोई कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है तो गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज कर दे, ठीक है, नेशनलाइज कर देंगे तो प्राइवेट प्लेयर कैसे इन्वेस्ट करेंगे। Unless it is done for the public purpose, is non-discriminatory and provide prompt, adequate and effective compensation। अगर मान लो कोई काम एक प्राइवेट वाला कर रहा है तो गवर्नमेंट करेगी, नहीं नहीं साहब हम तो इसको नेशनलाइज कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट है ना, गवर्नमेंट देगी इसके अंदर। तो ये इस आदमी को तो झटका लग गया 100 वोल्ट का, राइट। तो इस तरह से, तो देखो यहां पर क्या है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ECT ट्रीटी के अंदर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखी है कि अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन और नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन और एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं। क्रिटिसिज्म, दिस प्रोविजन सीज एज प्रॉब्लमेटिक when the government take action to phase out the fossil fuel or make other changes in the energy। तो इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई साहब ये तो भाई नेशनलाइज कर रहे हैं, एक्सप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो हो जाएगा खतरे की घंटी बज गई साहब, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेशनलाइजेशन ये प्रोवाइड करता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, है ना, समझ में आ रहा है। इन्वेस्टर मान लो फॉसिल फ्यूल के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, एनर्जी कॉर्पोरेशन कर रहा है, बढ़िया बढ़िया, गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया हम ये फॉसिल फ्यूल को हटा रहे हैं, हम पूरा एनर्जी सेक्टर को नेशनलाइज करके हम तो सोलर के पास जा रहे हैं। तो ऐसे फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। तीसरा है मार्केट एक्सेस एंड द ट्रांजिट राइट्स। ECT ensure that the energy resources can be transported across border and that access to energy market is non discriminatory। एनर्जी का जो एक्सेस हो मार्केट के अंदर वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, और एनर्जी रिसोर्सेज जो हो अक्रॉस द बॉर्डर आराम से ट्रांसफर हो, ठीक है। बट इसका क्रिटिसिज्म यहाँ पर देखो, this provision can be seen as conflicting with the climate goals, especially if they facilitate continued reliance on the fossil fuels. Critics argue that the treaty's emphasis on the free transit and the market access might hinder the effort to reduce the fossil fuel use। है ना, सर मारा कि आप तो फ्री फ्री करके कि भाई एनर्जी मार्केट जो होता है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई फॉसिल फ्यूल को आप डिस्क्रिमिनेट करोगे, फॉसिल फ्यूल को नहीं करना है, एनर्जी इस वाली एनर्जी को करना है, इस वाली एनर्जी को नहीं करना है, तो फिर फॉसिल फ्यूल के लिए कोई भी अगेंस्ट में जाएगा तो फिर उसके अंदर दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट प्रोविजन। भाई साहब एनर्जी के कॉर्पोरेशन के अंदर आप एनवायरमेंट और क्लाइमेट प्रोविजंस को तो देख ही नहीं रहे, वो तो भूल ही गए। ECT कोर प्रोविजन इज प्राइमरली फोकस की इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन हो, एनर्जी के अंदर मार्केट एक्सेस हो, ठीक है, ये कॉर्पोरेशन हो। बट यहाँ पर आप देखेंगे एनवायरमेंट के बारे में कौन बात करेगा, क्लाइमेट स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में कौन बात करेगा, ताऊजी आएंगे बात करने, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, दैट्स वाई यूनाइटेड किंगडम जो है वो टाटा बाय बाय इस ट्रीटी को कहना चाहिए चाहता है, राइट। नेक्स्ट इकोसाइड। इकोसाइड क्या हो गया, आपने सर जीनोसाइड तो सुना था, इकोसाइड क्या हो गया, है ना, जीनोसाइड आपने सुना है। अभी तुमको बहुत मस्त चीज बताने वाला हूं मैं, है ना, वियतनाम वार के बारे में, राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी बताएंगे, रुको एक मिनट। साइड का मतलब होता है किलिंग, मार दो भाई, और इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की किलिंग, दैट शुड आल्सो बी द क्राइम, वो क्राइम होना चाहिए सिस्टम के अंदर, राइट। इकोसाइड जो है इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंट की किल करना, एनवायरमेंट को मार देना। जीनोसाइड होता है ना, जैसे जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, जीनोसाइड का मतलब ये होता है जीन को मार देना, किसी एथनिसिटी को, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर जब हम किलिंग करते हैं, दैट इज नोन एज जेनोसाइड, ठीक है, जेनोसाइड। आई होप दिस इज क्लियर। तो एनवायरमेंट को मारना दैट इज नोन एज इकोसाइड। इकोसाइड एक टर्म है जो कि वियतनाम वार के बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई थी। उसके अंदर क्या हुआ था, वियतनाम वार के अंदर अमेरिका कितना ज्यादा खराब आदमी है वो अपन आज बताएंगे, ठीक है। तो इकोसाइड derived from the word Greek and the Latin, translate to killing one's home or environment। Ecocide refers to unlawful act committed with the knowledge। ऐसे एक्ट जो कि हमको पता है कि भाई ये करने पर क्या होगा, एनवायरमेंट की बच जाएगी बैंड, फिर भी हम क्या कर रहे हैं,
committed with the knowledge that there is sustainable likelihood of widespread or long term damage to the environment being caused by those acts, फिर भी हम उन एक्ट्स को कर रहे हैं। सच किलिंग कुड इंक्लूड पोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जैसे पोर्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं मान लो, तो पोर्ट एक्सपेंशन से अपन को पता है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट की भट्टा बैठ जाएगा, फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय फ्रेजाइल मैराइन लाइफ, ठीक है, एंड लोकल लाइवलीहुड, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल सैंड माइनिंग, पॉल्यूटिंग रिवर, ये सब चीजें करने से हमको पता है एनवायरनमेंट खराब होगा, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो इंसान है ना, इंसान सर, इंसान एक सुपीरियर रेस है सर, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रकृति तो हमारी क्या है, एक तरह से दासी है, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अब ये टर्म जो है इकोसाइड, ये टर्म किसने दिया है? आर्थर गैल्स्टन ने ये टर्म दिया, ये बिल्कुल याद रख लेना। आर्थर गैल्स्टन ने ये टर्म दिया था 1970 के अंदर। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन विद द जीनोसाइड, उन्होंने जीनोसाइड से इसको लिंक करने की कोशिश कर दी और उन्होंने अपनी डेफिनेशन भी बनाई थी, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनेशनल क्राइम व्हेन रेफरिंग टू द यूएस मिलिट्रीज यूज ऑफ एजेंट ऑरेंज। अरे सर ये कैसा ऑरेंज, ऑरेंज ये कैसा एजेंट है? अब इसकी कहानी सुनना, इसकी कहानी बड़ी स्ट्रॉन्ग एंड मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है, वियतनाम वार के अंदर का। पर पहले ये समझ लो कि आर्थर गल्स्टन ने 1970 के अंदर इकोसाइड टर्म को यूज करा और इकोसाइड का उन्होंने इस तरह का डेफिनेशन दिया। एक काम करना, ये डेफिनेशन पूरा पढ़ लेना, वही चीज है कि एनवायरनमेंट को हार्म करना और ये सब चीजें। जीनोसाइड की डेफिनेशन देखोगे तो जीनोसाइड की डेफिनेशन भी इसी फॉर्मेट में दे रखी है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, इकोसाइड की डेफिनेशन इस तरह से आप इसके अंदर देख लो। अच्छा सर, कोई सच में है क्या ऐसा कोई कानून की मतलब इकोसाइड जैसी टर्म कोई इंटरनेशनल क्राइम के अंदर आती है क्या? नहीं, इकोसाइड जैसी टर्म इंटरनेशनल क्राइम में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जीनोसाइड जैसी टर्म है, राइट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वार क्राइम्स एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये चार टर्म्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये मास किलिंग के ऊपर ये चार टर्म्स है। इकोसाइड जैसी कोई टर्म नहीं है। हाँ, पर ये है द प्रोविजन ऑन, ओ बस अभी तो ज्यादा बड़ा हो गया, एक सेकंड रुकना, एक मिनट। The provision on the war crime is the only statute that can hold a perpetrator responsible for the environment damage, albeit if it is intentionally caused and during the wartime सिचुएशन। वार टाइम सिचुएशन के अंदर अगर मान लो तुम एनवायरनमेंट को डैमेज करते हो तो उसको वार क्राइम्स के अंदर काउंट करा जाएगा, पर स्पेशली इकोसाइड नाम की कोई टर्म नहीं है साहब। ठीक है, कोई पूछ ले है क्या इकोसाइड की टर्म? नहीं। पर कुछ कंट्रीज के अंदर इकोसाइड को एक तरह से क्राइम की तरह कंसीडर करा जा रहा है। ठीक है, इंडिया के अंदर अभी इकोसाइड कोई क्राइम नहीं है, आराम से पेड़ काटो, मस्ती से रहो, राइट। अब इसके अंदर मैं तुमको कुछ बात बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी सेकंड, है ना, मैं उसको लेकर आता हूँ एक बार, जस्ट गिव मी। जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो तो इसके अंदर था ही नहीं, इस वाले पीपीटी के अंदर, है ना, कहीं और मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था उसको, समझो क्या बात है। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, वियतनाम वार के अंदर अमेरिका ने बहुत बड़ी एक तरह से अपनी जो जो होते हैं ना, बिल्कुल कमीनापंती जो होती है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट वर्ड, बट वो उसने करी। उसने क्या करा, वियतनाम वार के अंदर एक ऑपरेशन रेंच हैंड चलाया। ठीक है, ये क्या है? इसके अंदर ऐसे करा गया कि जो भी वियतनाम था ना, वियतनाम के अंदर घने घने जंगल हुआ करते थे, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वियतनामीज सोल्जर्स जो है वो छुप के फिर वार करते थे। तो उनको लगा कि यार ये जंगल जो है, ये जंगल नहीं होता तो हम आराम से उनको ढूंढ ढूंढ के मार देते। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक हर्बिसाइड्स बनाई, ठीक है, हर्बिसाइड बनाई। ये देखो, एजेंट ऑरेंज उसको दिया गया, वो टू हर्बिसाइड का मिक्सचर है, ठीक है, और ये हाईली टॉक्सिक केमिकल था। और इसने क्या करा, इनके फॉरेस्ट एरिया के अंदर ये हर्बिसाइड को छोड़ दिया। और ये हर्बिसाइड को छोड़ने के कारण ये क्या करते थे, इट्स पर्पस वाज टू डिफोलिएट फॉरेस्टेड एरिया एंड एलिमिनेट कवर फॉर द एनिमी फोर्सेस। वो जो घना जंगल था, वो पूरा का पूरा जंगल हर्बिसाइड के कारण क्या है, खराब हो गया। खराब तो हुआ,
उससे एनवायरनमेंट को भी लॉस हुआ। तो आप देखो कि वियतनाम के लोग जो है जंगलों में ना छुप जाए, है ना, सोल्जर्स जंगलों में ना छुप जाए, इसके लिए वो जंगल ही बर्बाद कर देते हैं। यार ये अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा, देखो, है ना सर। अमेरिका तो ये सर बहुत ही मतलब, क्या बोले इसको सर, बहुत गंदा गंदा वर्ड आ रहा है, पर हम बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मत बोलो। पर अपन को देख रहे हैं कि अमेरिका किस लेवल तक जा सकता है ना। द यूज ऑफ द एजेंट ऑरेंज लेड टू द सीवियर एनवायरमेंटल डैमेज, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज एरियाज ऑफ द जंगल एंड द फार्मलैंड। और इट ऑल्सो कॉज हेल्थ इश्यूज, आज तक इनके ऊपर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं इन लोगों के ऊपर। सोच के देखो इसके, आज तक हेल्थ इशू, आज तक अमेरिका अब क्या करता है, पहले तो ऐसे कर देता है, दंगा मस्ती कर देता है अमेरिका, फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद फिर कहता है कि यार चलो मैं इसको मैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको करूंगा, ठीक है, फिर उसको क्या करता रहता है, उसको सही करने की कोशिश करता रहता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एजेंट ऑरेंज एक्सपोजर इंक्लूड्स वेरियस कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड अदर सीरियस इलनेस। ओ माय गॉड। कंटेमिनेशन अगर हम देखेंगे, इसका डाइऑक्सिन जो है वो हाईली परसिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में लंबे समय तक चलता है, और कैन रिमेन टॉक्सिक फॉर द डिकेड्स, लंबे समय तक, डिकेड्स तक वो टॉक्सिक रह सकता है। इट हैज कॉज लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एंड हेल्थ इंपैक्ट इन द अफेक्टेड एरिया, है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह से इतना खराब अमेरिका ने इनके साथ करा था वियतनाम इस बार के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाओ जल्दी से जल्दी, आपको ये जो करंट अफेयर्स की चीज है इससे बाहर निकल के स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत है, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत है, तो हमारे पास आइए, हम आपको मॉड्यूलर कोर्स देंगे जो कि बहुत ही कम प्राइस के अंदर और बहुत ही रिसर्च्ड है। आपको इतना बड़ा समुंदर में डुबकी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको समुंदर में से हीरे निकाल कर हम दे देंगे उस कोर्स के अंदर, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या बोलूं। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए वेरी वेरी नाइस डे।